तैयब, आपको पता है दुनिया भर में लोग जब स्ट्रेस होते हैं तो कंफर्ट फूड खाते हैं। जब आप स्ट्रेस होते हैं तो क्या कंफर्ट फूड खाते हैं? आइसक्रीम से बेहतर तो कोई स्ट्रेस रिलीवर है ही नहीं। जो बात है। आपका कौन सा फेवरेट फ्लेवर है? तैयब, आइसक्रीम की जब बात होती है ना तो मुझे डेयरी बेस्ड आइसक्रीम, और वो भी वनीला फ्लेवर। आई लाइक इट सिंपल एंड क्लासिक। पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं डेयरी बेस्ड मीठे को, बहुत पसंद किया जाता है, और अब तो प्लांट बेस्ड आइसक्रीम को की डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। हमारे यहाँ डेयरी बेस्ड मीठा, आपकी मिठाई, हलवा जात वगैरह होते हैं, मगर आप मुझे बताएंगे जब बात करें आइसक्रीम पे तो डेयरी बेस्ड और ये फ्रोज़न डिज़र्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, मेन फ़र्क तो एक एक बड़ा फ़र्क एक ही है कि आपका डेयरी आइसक्रीम जो होता है वो मिल्क फैट एंड मिल्क क्रीम से बनता है, जहाँ के जब आप फ्रोज़न डिज़र्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपका वेजिटेबल ऑयल एंड फैट आ जाता है, जो आपको पता है कि सैचुरेटेड फैट्स हैं, राइट? राइट। इसकी मैं आपको एक स्टैट बताऊं कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर $4.25 लाख का बिजनेस किया है एक्सपोर्ट का, Oh, जस्ट wow. फॉर आइसक्रीम। Really? यस। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जर्मनी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर व्हेन वी टॉक अबाउट आइसक्रीम। और आपको पता है कौन से वाले मुल्क पे सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाई जाती है? प्लीज टेल मी। अमेरिका। Wow. Yeah. Actually, I think I've heard that somewhere. But you know something? पाकिस्तान की आइसक्रीम इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। 33.5 अरब रुपए का हमने लास्ट ईयर रेवेन्यू सेल किया, और इसमें 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की प्रोजेक्शन भी है। Oh wow, that's very promising. दैट इज। मैं चाह रहा हूँ कि जरा हम थोड़ा सा आइसक्रीम से निकले, चुके मुझे मीठे की क्रेविंग ना हो जाए। हाँ, इससे पहले कि मीठे की ज़्यादा क्रेविंग हो जाए। एग्जैक्टली। आईटी पे बात करें थोड़ी। आईटी, पाकिस्तान में आईटी सेक्टर इज़ ग्रोइंग मैसिवली। यस। अभी अगर हम करंटली 2024 की बात करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री जो है, जिसमें सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं, आईटी कॉल सेंटर्स भी हैं, इट्स अबाउट 10,000 के करीब है पाकिस्तान में। जी हाँ, और आपको पता है 2.3 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास रेवेन्यू है प्रोजेक्शन फॉर 2025 फॉर दिस पर्टिकुलर wow. इंडस्ट्री। जी Really? बिल्कुल। That's pretty promising number, and growth माशाल्लाह से काफ़ी हो रही है इस इंडस्ट्री में। जी हाँ। इंटरनेट की बारे में अगर हम आईटी से बात ही करें तो इंटरनेट की जो बंदिश हुई है अभी, व्हाट डू यू थिंक? इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल के मसले मसाइल, तो बेहतर यह है कि हम इन सारे सवालात के जवाब जो हैं हम अपने आज के गुरु से दें और शो का आगाज़ करें। इससे पहले कि हम गेस्ट सेगमेंट की तरफ चलें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बिजनेस गुरु। आज के हमारे गेस्ट एक शार्क हैं। घबराइए नहीं, ये वो शार्क नहीं है जो आपके इंटरनेट केबल को चबा जाते हैं, बल्कि हमारे आज के बिजनेस गुरु हैं करीम तेली साहब, जो इग्लू आइसक्रीम के मालिक हैं और उसके साथ साथ बिग शॉक टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। रिसेंटली करीम ने शार्क टैंक पाकिस्तान में एक इन्वेस्टर की हैसियत से काफ़ी शोहरत हासिल की है, जिसकी वजह से वो एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम करीम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू बिजनेस गुरु शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। आई होप यू लाइक द इंट्रो। यस, अमेजिंग इंट्रो आई मस्ट से। शार्क्स ने केबल खा ली और ये भी शार्क आपके पास आके यहाँ बैठ गए। बट आई एम नॉट गोना ईट एनीथिंग। आप एज लॉन्ग एज आप केबल नहीं खा के आए। नहीं भाई, हम आपको खिलाने आए। प्लीज टेल अस करीम, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली, आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हैं। Tell us a little bit about yourself. So I did my bachelor's from Karachi, Greenwich University, and then I went for my master's to Boston University, and वहाँ पे master's किया computer information systems में, innovation technology में, जिसके बाद I came back and I joined my family business because my grandfather wanted me to come back. और उससे पहले my journey actually started at the age of 16. So I started my own IT company back then, and I had 2-3 different projects which I was running at that point of time. और वहाँ से मतलब आगाज हुआ, होता है ना कारोबारी आगाज। So वो फैमिली की ड्राइविंग फोर्स थी, एक बिजनेस। So बिजनेस मतलब वो एक होता है ना कि जब बंदे में पैशन होता है किसी चीज का तो वो उसके पीछे लग जाए तो वो सीख जाता है। तो I started on my own, the journey started on my own, and then slowly and gradually
looking up to my elders and seeing how the business is done, and then फिर उसके बाद मैं वो सीखता रहा trades and फिर business जब join किया तो फिर वो जो expertise मेरी थी IT की, I combined that with the local physical hands-on experience किया उनके साथ काम के साथ and उसको grow किया. स्पेयर टाइम में क्या करते हैं? Spare time में cricket खेलते हैं. बस क्रिकेट. Cricket खेलते हैं. I watch TV just to relax, unwind, and that's pretty much it. So and by hobbies थोड़ी बहुत हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, वो प्रोडक्शन के अंदर थोड़ी सी हाँ, ये hobbies भी हैं. मैंने अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि आप प्रोडक्शन हाँ, प्रोडक्शन में भी थोड़ा इन्वॉल्व तो हूँ. हॉबी है बेसिकली. वो बेसिकली हॉबी है. ओके, सो नॉट बिजनेस बट हॉबी. नॉट बिजनेस बट हॉबी बिकॉज पहले इनिशियली होता है ना कि हर बंदे का कि कुछ ड्रीम होता है कुछ करने का. तो एक जमाने में था कि भाई यार थोड़ी एक्टिंग कर लें, मॉडलिंग कर, फिर वो एक्टिंग किया आपने? एक्टिंग भी की है एक जमाने Really? में. और फिर उसके अच्छा. बाद बोला बेटा आ जाओ काम पे लगो एंड काम पे लगे एंड उसके बाद फिर थिंग्स हैव लाइक चेंज ड्रामेटिकली. लीड रोल किया था आपने किसी ड्रामे में? नहीं उससे पहले छोड़ दिया. उससे पहले अच्छा. हाँ तो but it has been an amazing experience. I mean, Pakistan is a growing market. It's a growing economy. Obviously, the challenges are there, but for any business startup, challenges तो होते ही हैं. But you just have to overcome that. You have to find the gap and do your best. तो प्रोडक्शन से लेके हम कोई अभी आपका कोई नया काम देख सकते हैं जो क्या? आए सिल्वर स्क्रीन, गोल्डन स्क्रीन? So अभी recently दिल का क्या करे ग्रीन एंटरटेनमेंट में मेरा शो ऑन एयर हुआ था and that was going on. And अभी आने वाले दिनों में भी you're gonna see some other projects. That's fantastic. That's very diverse portfolio you have, I must say. तो इससे पहले करीम हम जरा डीप डाइव करें आपसे बिजनेस रिलेटेड सवालात में. हाँ, हमारा ये जानना होता है वी नीड टू नो द पर्सन बिफोर वी इंटरव्यू द बिजनेसमैन. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी लाइफ की अप्रोच क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच है या आप स्पिरिचुअल अप्रोच पे जाते हैं? देखें प्रैक्टिकल अप्रोच होना भी ज़रूरी है स्पिरिचुअली के साथ साथ. डिवाइड कितना करेंगे? आपके अंदर कितना स्पिरिचुअल है और कितना नहीं देखें आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा. अगर सिर्फ मैं अगर आज जा नमाज पे बैठ जाऊं अल्लाह मियां मुझे देगा तो इट्स नॉट इजी. आई मीन यू नॉट गोना गेट व्हाट यू प्रे फॉर. आई मीन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एज वेल. सो मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा एंड दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली एंड फर्मली बिलीव. ऑब्वियसली अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए बिकॉज जो होता है जरिया वही बनाता है. बट मेहनत करनी पड़ती है, लगन से काम करना होता है. इट्स नॉट लाइक यू जस्ट सिट आइडियल एंड यू गोना गेट एवरीथिंग योरसेल्फ. स्पिरिचुअल आल्सो देखिए आप जब लोगों के साथ कनेक्शन होता है तो इसमें एक स्पिरिचुअलिटी भी तो है ना. लोगों से कनेक्शन है बिकॉज कंपैशन आ जाता है उसमें, काइंडनेस आ जाती है. जितने भी लोग साथ में काम करते हैं वी आर लाइक अ फैमिली. सो आई मीन I look after the food division of the group. Igloo is just one of the household brands. There are other brands as well. So हमारी जितनी भी जो टीम है बड़ी सी वो हमारी फैमिली की तरह है. हम जिंदगी का अपना आधा हिस्सा ऑफिस में काम में गुजार रहे होते हैं. तो वो जो लोग हमारे साथ काम कर रहे होते हैं दे आर मोर लाइक फैमिली टू अस. एंड देन उनके खुशी में भी हम साथ होते हैं, उनके गम में भी हम साथ होते हैं. तो इट्स मिल बांट के ये बहुत जरूरी चीज है. बहुत ज़रूरी है बिकॉज आफ्टर ऑल आई मीन वी आर ऑल वर्किंग एज अ टीम. Absolutely. So if you want to go far, you have to work together. I mean, if you सबको want साथ to लेके चलें. साथ लेके सबका चलें. ख्याल रखते हुए चलें. क्योंकि जिंदगी के दौर में अक्सर ये होता है कि हम भाग रहे होते हैं और साइड में सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं. And then when you look on the side, आपकी चीजें मिस हो जाती हैं. So आपको वो सब चीजों को साथ देखते हुए चलना है. इतना भी तेज नहीं भागना कि सब चीज ब्लर हो जाए और आसपास के लोग आपको नजर ना आ रहे. बस आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने जिंदगी की क्वालिटी जी के नहीं जी. और कराची जैसे शहर में जो इतना फास्ट पेस सिटी है यहाँ पे हर इंसान को यही ज्यादा मसले रहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. बट यू हैव टू कीप टाइम. आपको फैमिली को भी देना है, आपके आसपास के लोगों को भी देना है, दोस्तों को भी देना है. बिकॉज ऑब्वियसली यस खुद का जब कारोबार होता है, बिजनेस होता है तो एक स्ट्रेस अपने अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होता है. प्रेशर बहुत होते हैं ऑफ कोर्स. बट विद दैट यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड, काम डाउन. बिकॉज अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आपको नए आइडियाज नहीं आएंगे. नए आइडियाज नहीं आएंगे तो हाउ योर बिजनेस इज गोना ग्रो. So it's all connected. 80% practicality पे 20% spirituality. Yes. So it's a combination of both. So Igloo, as everyone knows, that कि Igloo एक pioneer रहा ice cream की जब हम बात करते हैं, it's been over 5 decades, right? So it's been more than 50 years now. It's 5 decades, more than 50 years. Mashallah, that's been a very, very long time. I think next year would be 55 years. So wow. And it started with just a small ice cream company and now it's grown into a big diversified food division, you could say. So it's exciting. It's an exciting journey. लोगों का प्यार है, मोहब्बत है इस ब्रांड से कि ये ब्रांड इतना बड़ा हुआ
और it's still competing with the multinationals today. और नहीं, इग्लू की बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि लोगों को नॉस्टैल्जिया होता है because it has been there for such a long एंड time. हेरिटेज भी उसकी, क्योंकि जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो किसी के पास भी नहीं थे एंड दैट बिकेम अ हाउस होल्ड ब्रांड और प्रोडक्ट, और फिर जितने भी कंपटीशन आया मार्केट में उसने वही प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट किया और वो प्रोडक्ट को बरकरार रखा, क्योंकि I उसकी think the one of the oldest one is that Jet Sport ice trolley, popcorn. right? no Jet Sport is also, so we have a product called Mamma Mia and Tropica. Mamma Mia. Okay. And the other And the cone. the king cone, The which is king like cone. king That's cone. the oldest, right? And chalk bar. So And chalk chalk bar, bar. we were the pioneers in chalk bar. So हमारे पास जितनी कंपनियां सबके पास chalk bar है, but if you read the wrapper, everything is like spelled differently. Every brand is spelled chalk bar differently. तो किसी के पास choco bar है, किसी के पास chalk dash bar है. So मगर in आपकी थी चौक chalk bar. तो पॉप्सिकल एक्चुअली पाकिस्तान में कहलाती ही चौक Chalk. So ice cream जो Oh. stick थी with a chocolate coating on it, it's called chalk bar, and that's we were pioneers in that. So initially, और वो अभी भी consumer की demand है. So any brand that is selling ice cream has a chalk bar on their So portfolio. chalk bar is more like Magnum? Is that what it is? No, that's a premium product. Our premium product is different. It's called Moments. Okay. And Magnum Moments is competitive, but Chalk Bar is a generic product which every brand has. So that's a cheaper Okay. version of Okay. a premium More bar. affordable version. Affordable version. So Kareem, talking about this, I want to ask you something. In 1995 में Igloo faced a very big competition walls की सूरत में, जिसकी वजह से आपकी market share बहुत ज़्यादा shrink हुए. आपने काफ़ी उस कंपटीशन में सर्वाइव किया. कैसे सर्वाइव किया और क्या स्ट्रैटेजीज को चेंज किया उस पीरियड से गुजरने के लिए? So I mean, obviously, हर company की अपनी strategy होती है. So as they were growing, obviously, and when an MNC comes into any market in any country, उनका पहले यही होता है कि first few years is all burning cash and expanding the market. पहले market share ले लो, फिर उसके बाद पैसे बनाएंगे. और जो चलते हुए ब्रांड्स होते हैं, मोस्टली जो आपके लोकल होममेड ब्रांड्स होते हैं, वो सारे गिरने शुरू हो जाते हैं. Right. तो उनके लिए फिर देन ये होता है, देन यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट इन अ वे वेयर दे कैन कैप्चर देयर मार्केट, एटलीस्ट द कस्टमर बेस. सो वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. दिस इज आवर फर्स्ट मोटो के यार क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. गिव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वेयर योर कस्टमर इज इंटैक्ट विद यू. एंड आई फर्मली बिलीव कि यार अगर क्वालिटी आपने अच्छी दे दी ना, तो आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा एंड यू विल स्टार्ट ग्रोइंग योरसेल्फ, बिकॉज़ ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ भी होता है एंड देन यू एडवर्टाइज. तो आप लोगों को उनकी स्ट्रैटेजी को मैच करने के लिए इतनी हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी? बिल्कुल जी. सो हमारी जो टारगेट मार्केट थी, हमने उसको अपने तरीके से टैप किया. वी मार्केट आवर प्रोडक्ट देयर एंड आवर कस्टमर्स वाज रिटेन्ड. ऑब्वियसली देखें, हर जब भी ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, कंपटीशन होता है. इट्स गुड इन अ वे बिकॉज एक तरह से मोनोपोली खत्म होती है, प्लस मार्केट साइज ऑटोमेटिकली ग्रो होता है. सो कंपटीशन आया, दैट वाज गुड फॉर अस बिकॉज द मार्केट साइज ग्रू बिगर. वी हैड मोर अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू दैट गैप्स, and similarly the other brand who came into the market also had space. So my next question actually is pretty much the same. But before we get that, we'd like to take a short 5-minute break and we'll be right back. Thank you. वेलकम बैक. करीम, मैं अपना लास्ट क्वेश्चन आपसे कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था. आजकल पाकिस्तान की मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है आइसक्रीम पार्लर्स के. आप लोग आइसक्रीम पार्लर स्पेस में पहले से हैं, मगर अब आइसक्रीम पार्लर्स आ गए हैं जो फॉरेन ब्रांड्स आई हैं और जिनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है मार्केट में. तो आप इसको कैसे परसीव करते हैं, एज अ थ्रेट या एज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? It's basically the market size is growing. मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा कंपटीशन आएगा, जितने ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे, मार्केट साइज ग्रो होगा. सो आई पर्सनली बिलीव जब मल्टीनेशनल ब्रांड्स आते हैं, बाहर के ब्रांड्स आते हैं, दे हैव अ सेलेक्टेड टारगेट ऑडियंस बिकॉज पार्लर्स के अंदर भी द प्रोडक्ट हैज बिकम सो एक्सपेंसिव. सो इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ नीश प्रोडक्ट.
तो हमारा जो प्रोडक्ट है लाइक आवर आइसक्रीम पार्लर्स, डिप शॉप्स और एनी अदर लोकल आइसक्रीम पार्लर ब्रांड्स जिनके पास मासेस की ऑडियंस है, जिनको वो अब एक सस्ता प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का एक अच्छी प्राइस में फराहम कर सकते हैं, तो वो एक ऑडियंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड दैट इज़ द लार्जर ऑडियंस विच वी वुड लाइक टू केटर। एंड हम कोशिश ये होती है कि हम सबके लिए एक अफोर्डेबल एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकें जो कि लोकली मेड इन पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट बनेगा उससे पाकिस्तान की मईशत चलेगी, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो होंगी एंड it's a homegrown brand, so it will feel good because when you start exporting that product, everybody's going to see that it's made in Pakistan. तो एक्सपोर्ट स्पेस में आप काम करें? Yes, definitely. Yes, we will be working in the export space and last year was our first year कि हमने बाहर international exhibitions में participate किया and we showcased our complete product range, not just ice cream, we are into chocolate, manufacturing chocolate, industrial chocolate, B2B chocolate, baking, cooking chocolates, and then we are also into production of cheese, so we're producing mozzarella cheese, cheddar cheese. So जितने pizza parlors होते हैं shredded mozzarella, it's become now easier कि people buy shredded cheese rather than block cheeses. तो ब्लॉक भी हम बनाते हैं बट श्रेडेड की एक मार्केट अलग है, तो हम वो भी बना रहे हैं एंड वी सप्लाइंग टू ऑल द पिज़्ज़ा पार्लर्स बिकॉज इंपोर्ट इतनी महंगी हो गई है, ड्यूटी, टैक्सेस एंड एवरीथिंग, स्टोरेज कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, तो वो सब रिड्यूस हो जाती है जब हम यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर करें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट विद ऑल द यूरोपियन अमेरिकन इंग्रेडिएंट्स एंड मेड इन पाकिस्तान, सप्लाइड टू द डोर स्टेप ऑफ द एंड रिटेलर और a pizza chain. तो things have become different now and when you start exporting these products, so definitely जो made in Pakistan का concept है बाहर जाएगा and यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, हमारे लोग, तो obviously economies of scale पे सारा game है. Absolutely. So we're working on that, those lines. फिर हमारा frozen का product है where we produce homemade के नाम से, where we produce frozen parathas, puris, chapatis and all these kind of things. इसका brand name क्या है? Homemade. Homemade के नाम. हाँ, Igloo Homemade. So Igloo Homemade में हम ये सारी चीजें करते हैं. Chocolate के brand का नाम है The Chocolate Factory. Right. So the Chocolate Factory produces all kinds of chocolates, sauces, coatings, toppings, chocolate chips. So we do all these kind of things. So this is a newer venture, right? So these are new ventures. The last 10 years के अंदर we've diversified into different food units rather than just ice cream. So you're expanding also yes. into other mediums. अच्छा ये बताएं करीम कि जब हम बात करते हैं आइस क्रीम की, so you have dairy based ice cream or is this just frozen desserts? No, so we have both. You have both. So we have both because we also have water ice. So when you course. sell water ice, the ice lollies, the popsicles, तो वो popsicles को आप then you cannot consider them as dairy. Dairy, yes, we are dairy because we use milk in our products. So we consider ourselves as dairy, but yes, we have a complete wide variety range under our umbrella. So सबकी अलग-अलग definitions हैं. When we talk about ice cream, dairy based ice cream, जो मिल्क फैट और मिल्क क्रीम से बनती है और फिर आप आ जाते हैं फ्रोजन डिजर्ट्स पे, तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? बिकॉज देखो अब हमारे यहाँ भी कंज्यूमर काफ़ी अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ से कि न्यूट्रिशन वैल्यू, हेल्दी क्या है, क्या हेल्दी नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. क्या ये सीक्रेट तो नहीं है, ये डिस्क्लोज किया जाता है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन? ये पाकिस्तान में इसका ऐसा अलमिया है कि बोलते हैं कि नॉट फिट एंड नॉट गुड, बट दुनिया भर में आइसक्रीम्स मेड विद वेज फैट इज a little bit healthier than veg fat में as long as saturated fat का कम होना चाहिए, जैसे आप अगर पाम ऑयल यूज करते हैं तो उसमें तो काफी होता है, so right? it depends on the manufacturer. So अगर किस टाइप का फैट यूज हो रहा है और कितना उसमें सैचुरेटेड फैट डल रहा है. डेयरी फैट, yes, the dairy cream which is being used, obviously मैं तो कहता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर डेयरी क्रीम डल रहा है, that is considered as ice cream. You guys use vegetable oil as a palm oil or some other oil? We use dairy cream as well, butter as well, and as palm oil. हम सब चीजें, हमारे पास सारी चीजें हैं. Frozen desserts में usually तो palm oil भी for palm oil use होता है, but उसके अंदर भी categories है. So it's a complicated thing. So the definition for dairy ice cream, the food regulatory authorities, they define it as कि इसके अंदर एक certain percentage होना चाहिए फैट का, then you can call it an ice cream. Right. Whereas internationally ऐसा कोई सीन नहीं है. वो कहते हैं भाई दूध की बनी हुई है ना आइसक्रीम है, क्रीम की बनी हुई है आइसक्रीम है. You don't have to have a certain percentage. ये आप कहें, ये वो वाली बात है, इसमें मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि सबका प्रोडक्ट अच्छा है भाई. मेरे कंपटीशन का प्रोडक्ट भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है. I don't have any problems against any. It's the consumer's choice. It's the taste that matters. And obviously ये आप वो कहने वाली बात है, मैं आपको वापस अगेन उस पे आऊँ कि आप एक पराठा खा रहे हैं, आप बोले भाई उस पे मैं है ना
एक कप पूरा घी का डाल के खाऊंगा, और एक मैं पराठा बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल के बना के खा रहा हूँ. सो फूड डिपार्टमेंट शुड लुक एट दोज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, द अनऑर्गेनाइज्ड, जिसको हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, कारखाने. कारखानों पे नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो अपना काम कर रही हैं. इंडस्ट्रीज को आप अच्छा बना सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, बट जो कारखाने, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम व्हिच आई थिंक वन शुड सी. अच्छा ये भी बताइए कि वीगन आइसक्रीम का कोई प्रोडक्ट है आपके देखिए पास? वीगन Because देखिए आप लोग एनीथिंग, ये मैं कह रहा हूँ ना, वेज Like, फैट डला तो हाँ, वीगन है, वेज फैट इज वीगन. सो बट हमारे यहाँ लोग वीगन बोलते हैं तो वो हमारे यहाँ but माइंड that's सेट also है. has to be dairy free as in oat milk से बनी हुई फिर हो उसका या milk ही नहीं coconut होगा. milk से हाँ, बनी coconut हुई हो, milk से बनी तो हुई. फिर वो उसमें आ जाता है, उसमें आ वीगन में आ जाता है, जाता है. बिल्कुल. तो इट इज सेफ टू से कि आपके प्रोडक्ट से हमारे कंज्यूमर्स को न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही है. मिल रही है डेफिनेटली. तो हमारे एनी प्रोडक्ट जो हमारा कंज्यूमर खाएगा उसके बैक साइड पे NI लिखी हुई है. सो वी आर अ रजिस्टर्ड कंपनी शोइंग ऑल आवर इंग्रेडिएंट्स क्लियरली लिखे हुए हैं लेबल पे. उस पे ये भी लिखा हुआ है हमने क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, और क्या NI है, और एलर्जन इंफॉर्मेशन भी है. सो इसी के जुड़ा हुआ सवाल यही सवाल है, है, हाँ. एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप. हम लोगों ने जब रिसर्च करी, आप लोगों की ब्रांड लॉयल्टी काफ़ी है, बिकॉज इग्लू हैज बीन अ हाउसहोल्ड ब्रांड नेम सिंस 1970s. प्रॉब्लम शिफ्ट आया थोड़ा सा. आपने कारखानों की बात करी, जो कारखाने जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट कॉपी करती हैं, सब कुछ करती हैं. इग्लू का प्रॉब्लम ये आया, जो हम लोगों ने कंज्यूमर सर्वे किया, उसमें भी पता चला लोग कुछ कहते हैं जी हम पहले खाते थे. मसला क्या हुआ कि इग्लू ने अपने प्राइसेस बढ़ा दी. हाँ. प्राइसेस बढ़ाई तो अब हमारे से अफोर्डेबिलिटी नहीं करती. तो हमारा मुल्क जहाँ पे बेसिक ग्रोसरीज के लिए लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, अब आपकी प्रोडक्ट इतनी बढ़ गई है, प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं, तो जो आपके लोग लॉयल रहना चाहते थे आपके ब्रांड के साथ, वो अब नहीं रह सक रहे हैं. उनकी मजबूरी बन गई अब है. इस पे सवाल, मेरा सवाल है, व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? क्योंकि कंपटीशन का ब्रांड तो हमसे भी महंगा है, राइट. एंड हमसे सस्ता कौन है? हमसे सस्ता वो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. अब आपको जिनकी आप सीरीज अभी बताएं. बात कर रहे थे. हाँ, द कॉटेज इंडस्ट्री. Right. देखिए कारखाने वालों को ना कोई सेल टैक्स देना है, वो कोई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे किसी को कोई गौरव फिक्र नहीं है. डिपार्टमेंट वाले तो हम जैसे लोगों के पास आते हैं कि आपने किस क्वालिटी का रखा है, प्रोडक्ट दिखाएं, इंपोर्ट सर्टिफिकेट दिखाएं, एक्सपायर्ड है, नहीं है, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, हलाल है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ये इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं ये सारी चीजें. Right. एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट अलग आता है कि एनवायरनमेंट सेफ्टी, भाई बराबर में सामने वो धाबा चल रहा है, उसकी धुआं निकल रही है, उसका कोई नहीं देख रहा. बट इंडस्ट्री को देखेंगे कि भाई एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूशनाइज कर रहे हैं, और क्या इन चीजें रखी हुई हैं इन प्लेस कि ये इस प्रॉपर इसको डिस्कार्ड हो रहा है, नहीं हो रहा. बट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नथिंग इज बीइंग सीन. सो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर एवरीथिंग. दूसरी चीज ये, ओवर द पास्ट ईयर्स अगर आप देखें, जो सेल टैक्स भी बढ़ गया आपका. अब हर 10 रुपए के प्रोडक्ट पे 1 रुपये 80 पैसे गवर्नमेंट का है, which I am not getting. It's the government who is getting the sales tax. But the consumer has to pay. Consumer has to pay. So जो प्राइस बढ़ रही है, अगर आप देखें, अगर लास्ट 3 महीनों में, 6 महीनों में मिल्क प्राइसेस, टेट्रा पैक मिल्क स्पेशली, टेट्रा पैक डब्बे वाला दूध जो भी खरीद रहा है कंज्यूमर, उसको वो जो था प्राइस, उससे मेरे ख्याल में 40% प्राइस इंक्रीज हुआ है. तो वो यार एक आम आदमी फिर क्या कहेगा? मैं दूध वाले के पास जाता हूँ, मैं खुला दूध ले लेता हूँ, whereas government has not imposed any taxes on that. तो कहते हैं कि ब्रांडेड दूध डब्बे वाला महंगा हो गया और खुला दूध. तो ऑब्वियसली जो ब्रांडेड दूध बना रहा है वो आपको प्रोसेस करके, पैक करके, लास्ट माइल डिलीवर कर रहा है रिटेल पॉइंट पे, और आपको वो ब्रांड को ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड कर रहा है. अब यहाँ पे तो उल्टा हिसाब है. यहाँ पे खुला दूध तो इट्स like open milk, you don't know what quality they are selling. अच्छा ये सप्लाई चेन एंड आपका जो स्टोरेज का कोई challenges face करते हैं आप इस इंडस्ट्री में? Yes, definitely, because cold chain industry is the most difficult industry to manage right now in Pakistan, because यहाँ पे आपके सामने utility crisis इतने हैं. हम एक product जो जमा के बेचते हैं वो 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year Right. हमें रखना है cold storage में. Right. Supply भी cold storage vehicles में होनी है, और फिर जाके जहाँ बेचना है, जो cabinets हैं, the deep freezers हैं, वो भी cold storage वाले हैं. और उधर भी अगर दुकान वाले की लाइट चली गई और माल डैमेज हो गया प्रोडक्ट, तो वो भी एक हमारे लिए लॉस है. तो वो एंड कंज्यूमर पे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता. That's why there are limited brands focusing on the ice cream sales in the market and whatever cold chain में, क्योंकि cold chain में over the years इस तरह के sensitive products में बहुत कम काम होता है. और and उसके अंदर there are a lot of damages and the cost is very high to operate. तो इस मार्केट के अंदर. So तो that आप that इस is an ongoing challenges को challenge. कैसे फेस करते हैं, ये जो कोल्ड स्टोरेज के So especially cold जो problem storage, so we have our own powerhouse, we produce generate electricity, and then we have a cold storage, हम 24 hours a day रखते हैं. We have backup generators, then we have cold storage vehicles which transport from one city to another. उधर से फिर secondary vehicles जाती हैं cold storage की, फिर वो दुकान पे जाती हैं, वहाँ पे deep freezer भी हम देते हैं.
तो ऐसा लगता है कि हम आइसक्रीम से ज्यादा डीफ्रीजर की कंपनी है। पर हम उनका रोज बिजली कौन फिर मेंटेन बिजली वो मेंटेन करते हैं, लेकिन डीफ्रीजर हम मेंटेन करते हैं। अगर खराब हो गया तो डीफ्रीजर हमें ही सही करना है। अच्छा तो इट्स अ बिग हैसल। तो वो लोगों को बाज़ मर्तबा लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, आइसक्रीम बेच रहे हो, बट इट्स नॉट जस्ट आइसक्रीम, वी आर सर्विसिंग द एंड रिटेलर एंड द कंज्यूमर विद डी फ्रीजर्स, एवरीथिंग इंटैक्ट, क्योंकि उसके हाथ में जो प्रोडक्ट होगा ना वो फिनिश प्रोडक्ट अच्छा आना चाहिए। बिकॉज वंस द आइसक्रीम मेल्ट्स, इट्स नॉट लाइक अ पैक ऑफ टिकी पैक बिस्किट के, यार बिस्किट टूटा तो बंदा फिर भी खोल के खा लेगा। बिल्कुल आइसक्रीम मेल्ट हो गई, बंदा बोलेगा साइड में रख यार, और वो साइड में दुकान वाला भी हमारे मत्थे मारेगा, बोलेगा यार सर ये खराब हो गई। ऑफ कोर्स। तो ये एक चेन जो है ना, सप्लाई चेन, दैट्स द तो डिफिकल्ट आप लोगों का रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज क्या है? ये जो सो इट्स डिफरेंट। सो एवरी सिटी वाइज, हमारा रीजन वाइज डिफरेंट होता है। एवरी मंथ हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे होते तो हैं। आप लोग क्या करते हैं? मतलब अगर आप दुकानदार आपको बोलता है जी ये आपका सारा स्टॉक पिघल गया है, तो आप उसका क्या करते हैं? कुछ नहीं कर, हम उठाते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू लिफ्ट इट अप फर्स्ट, वी ब्रिंग इट टू आवर फैसिलिटी, वी काउंट इट, वी चेक इट, देन जो रिबेट जितना देना होता है वी चेक द केस। बिकॉज बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ पॉसिबल है कि बंदा दुकान वाला रात को बोलता है बिजली का बिल बचाते हैं, प्लग निकाल के जाओ सुबह जाके लगा दो। जी जी, ये तो बहुत प्रैक्टिस होती है यहाँ तो पे। फिर वो बिजली के अपने बिल बचाने के चक्कर में बोटी के लिए बकरा काट देता है, फिर कभी कभार वो प्रोडक्ट खत्म भी हो जाता है। सो वी सी, जिम्मेदारी किसकी होती है? सो दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। बट देखें, अगर कहीं भी माल खराब, अगर ड्यू टू डीफ्रीजर डैमेज होता है तो दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। हाँ। अच्छा करीम, ये भी बताएं हमें कि अभी हम जैसे आपने मेंशन किया था एनवायरमेंटल वाले लोग भी आ जाते हैं, तो पाकिस्तान में काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है इस इंडस्ट्री पे और सारी इंडस्ट्रीज़ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और हर तरह का काम होता है कि कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं कर पाते ये लोग। और सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इट्स अ नीड ऑफ द आवर ऑल्सो। बट इसके ऊपर आप बताएं कि इग्लू क्या कर रहा है, लाइक इसके ऊपर कोई स्टेप्स ले रहे हैं क्या? आप Yes. रिसाइक्लेबल पैकेजिंग पे जाओगे या आप ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होगे? क्या कोई स्टेप्स ले रहे नहीं हैं? नहीं बिल्कुल। And सो before you answer this question, Kareem, I'm so sorry. We'll have to go back on a break, but we will be right back. Thank you. वेलकम बैक गाइस, लेट्स कंटिन्यू। करीम आपसे सवाल पूछा था, प्लीज जवाब देंगे? सो आई मीन मेरे हिसाब से जो है ना, कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट इग्लू इटसेल्फ, हमारे भी जो रिसाइकल मटेरियल है, वी यूजिंग रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, 100% रिसाइक्लेबल मटेरियल। पैकेजिंग जो पैकेजिंग, हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल रिसाइक्लेबल है। हमारा जितना भी जो प्रिंटिंग का मटेरियल है, वेदर यू कॉल इट अ ग्रेवियर प्रिंटिंग और द पेपर प्रिंटिंग, इट्स ऑल रिसाइक्लेबल। तो आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं अगेन आफ्टर यूजिंग इट। बिसाइड्स दैट, आई बिलीव जो पोल्यूशन हो रहा है मेजर पाकिस्तान में, इट इज़ नॉट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्री, इट इज़ सम अदर सोर्सेज। जो अदर सोर्सेज हैं, जैसे उसमें आपकी कॉटेज इंडस्ट्री आ जाती है, देन देर आर जो इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जो ढाबे हैं, जो इस तरह के बहुत सी जगहें हैं जो सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर रही, उनको चेक करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, रादर देन चेकिंग द इंडस्ट्री। बिकॉज इंडस्ट्रीज गिनती की मेरे ख्याल में 300-400 इंडस्ट्री होंगी। माइट बी द केस, उनकी भी परसेंटेज शामिल होगी, आई एम श्योर थोड़ी से ज़्यादा ही होगी। नहीं लेकिन देखिए, इंडस्ट्री की बात जब कार्बन एमिशन, आपकी गाड़ी देखें, गाड़ी के साइलेंसर में से इतनी धुआं निकल रही होती है। हर चीज़ का एक परसेंटेज उसमें वो इंक्लूड दैट है। इज मोस्ट। Absolutely. अगर आप लेकिन उसके यूएन लिए की तो आप- रिपोर्ट देखें तो यूएन की रिपोर्ट के अंदर आता है पाकिस्तान की, अगर आप उसमें जाएं तो वो आपको बताते हैं कि इंडस्ट्री से कितना आ रहा है और आपकी दूसरी कैटेगरी से, इंडस्ट्री का नीचे है, बाकी दूसरी कैटेगरी से ज़्यादा पोल्यूशन है। देखिए इंडस्ट्री एज यू नो, आप एक पूरी इंडस्ट्री को अगर देखें, पंजाब में भी देखें, सिंध में भी देखें, दूसरे रीजन में भी देखते हैं, तो एक पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग है राजाए, दे हैव बिगर सेटअप्स, दे हैव बेटर रिसोर्सेज। गाड़ियों की पोल्यूशन तो जब तक, आई थिंक जब तक इलेक्ट्रॉनिक कार्स नहीं आएंगी, वो नहीं, इतना गाड़ियों की कंट्रोल नहीं देखें हो दुनिया भर पाएगा। में गाड़ियाँ चलती हैं, बट हमारे यहाँ गाड़ियाँ अनफिट होती हैं। नहीं, you're गाड़ियों को right. फिट करना, देखें बसें हाँ, चलती हैं, बिल्कुल। बसों का निज़ाम है, पंजाब में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है। है, If you पंजाब see में तो बहुत इम्प्रूव किया। But बट अगर करीब वही इसी- कराची आ जाते तो आप बसें देखते तो कैसे हाल में नहीं, चल रही आपकी बात बिल्कुल होती। सही, मगर देखिए कतरा बन के एक समंदर होता है। बिल्कुल जी, तो I जो completely शाजिया agree. पूछना चाह रही हैं कि pertaining to पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, आपकी कंपनी की बात करें,
आप लोग चूंकि देखें आप लोगों से सीख के जो कि आप लोगों ने एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करना है, सही, बिल्कुल। जिसकी वजह से ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी और इंडस्ट्रीज हैं, उनको आपको देख के ही आपने लीडर ऑफ इंडस्ट्री बनना है। तो आप लोग पर्सनली खुद कार्बन एमिशंस को कितना कम करेंगे, एंड आप यू हैव टू सेट बाय एग्जांपल, राइट? तो हम वो पूछना चाह रहे थे कि आप लोगों ने क्या किया। नहीं, definitely. So we've reduced it by using recyclable materials. The material which we are using, जो हमारा 100% virgin material भी होता है, that is recyclable. And plus besides that, हमने over the last years हमने क्या करा कि जैसे एक ज़माने में इग्लू में we had buckets to supply to shops. तो हमने buckets को ख़त्म किया, हमने उसके बाद packaging size बढ़ाए. So we are doing almost everything we can. But ये है कि हमारा anything that we use can be recyclable. तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं And कि नहीं जा renewable रहे हैं? energy, obviously, so like अब boilers के through चल रहा है, गैस के through renewable energy हमारी बन रही है, solar लग रहे हैं. So things are changing, and it's not just us; it's everybody in the industry, because जो बड़ी इंडस्ट्री को अब survive करना रूल्स है, एंड पॉलिसीज भी तो आ रहे हैं ना, आ रही है, रेगुलेशन भी आ but रहे हैं। इंडस्ट्री को अब सर्वाइव करना है तो इनको जाना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस में, वरना दे कैन नॉट सर्वाइव. अगर मैं आज ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी लेने स्टार्ट हो जाऊंगा एंड आई स्टार्ट और प्रोड्यूसिंग ये समथिंग, कॉस्ट भी है आपकी बहुत इट्स अ बड़ी। वेरी हैवी कॉस्ट. जी बिल्कुल। सो फॉरेन इंडस्ट्री, क्योंकि हम तो वो कारखाने कहते हैं ना कि वो कुंडा लगा के भी चला लेते हैं, हम तो नहीं चला सकते. नो So the we size is always, massive. हाँ, so and you have to do continuous improvement in your business. हम हर वक्त कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं. टीम्स भी हमारी इन प्लेस होती हैं जो नई डेवलपमेंट्स कर रही होती हैं, वेदर इट्स कार्बन इमिशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस और रिसाइक्लेबल मटेरियल. वो सब चीज़ें हम लोग साइड बाय साइड लेके चल रहे होते हैं टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट एंड टू गिव अ बेटर एक्सपीरियंस टू आवर एंड कंज्यूमर्स. राइट। तो डू यू थिंक कि आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट है इस फील्ड में? नहीं, गवर्नमेंट से क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट से हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, ना करना चाहते हैं. हम जो है इन अ आइडियलिस्टिक वर्ल्ड आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से? देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए हमारे यहाँ. अब अलमिया क्या है, जब एक आम आदमी है जो आपके घर में है, मेरे घर में है, हमारे फैक्ट्री में काम करता है, जो तनख्वाह लेता है, जिसका टैक्स करता है, वो कहते हैं कि यार ये हमारा टैक्स लग किधर है. सो मेन झगड़ा यहीं पे आके होता है शुरू कि यार जब आप इतना टैक्स बढ़ा रहे हो तो वो कहीं टैक्स लगा दो. बाहर मुल्कों में Infrastructure पे लगा दो, यूजुअली चीज़ों को improve इंफ्रास्ट्रक्चर, करो। हाँ, इम्प्रूव करें. एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ Healthcare लिविंग, आपकी। हेल्थ केयर सही हो जाए, रोड्स सही हो जाएं, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सही हो जाए. अगर आप बेसिक भी कर दें, हम कहते हैं चलो यार भूल जाओ, हम घर नहीं दो किसी को, यार घर नहीं चाहिए. एक आम आदमी को क्या चाहिए? सस्ती रोटी, सस्ता खाना, 3 वक्त की रोटी मिले, अच्छी लाइफ मिले, सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो. क्योंकि अभी तो इस वक्त कुछ भी नहीं है. आप मिनिमम वेज रेट भी बढ़ा रहे हैं, तो एक थिंक ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडस्ट्री में जब चल रही होती है उसकी सेल्स गिरेगी, प्राइस बढ़ेगी. तो राइट, सेल्स गिरेगी तो वो प्रोडक्शन कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो बंदे ले ऑफ होंगे. बिल्कुल। सो इट्स अ होल इकोसिस्टम. सो इतने लोग जॉबलेस होंगे, वो कहाँ जाएंगे? फिर वो कहते हैं हम सऊदीया जाके गाड़ी चला लें या दुबई जाके टैक्सी चला लें तो उससे पैसे बन जाएंगे. तो आपको तो फिर आप कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है. हाँ बिल्कुल। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं हमें यहाँ काम ही नहीं करना, नौकरी नहीं मिली, डिग्री लेके फारिग बैठे हैं, तो वो बाहर जाने की सोचते हैं. मैं कहता हूँ चलो बाहर जाओ. अच्छा, ये भी अच्छी बात है, उसकी फैमिली यहाँ पर है, कम से कम वो डॉलर तो भेजेगा. इस वक्त पाकिस्तान को डॉलर की डॉलर की जरूरत जरूरत है. है। वैसे एक्सपोर्ट होकर डॉलर नहीं आ सकता, लोग तनख्वाहें भेजेंगे, लेकिन वो कितना आएगा? मगर और कब करीम, तक? हम कब तक ये सोचते रहेंगे? देखिए मेरा आपसे सवाल यही था कि हम कब तक फॉरेन रेमिटेंसेस पे इन्हिसार करेंगे? पाकिस्तान दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. तो अब देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक इंप्रेशन जाता है कि यहाँ पे हर बिजनेसमैन को एक रेड टेप का मतलब यानी कि करप्शन के थ्रू गुजरना पड़ता है, यू नो सीड मनी देनी पड़ती है, स्पीड मनी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके काम आसानी से हो जाते हैं. ये एक इंप्रेशन है. This is a sad story of living in Pakistan. Exactly. So हम तो मैं कोशिश पूछना चाह रहा हूँ करते कि हैं. आपको एज अ बिजनेसमैन, देखें माशाल्लाह से you've come from an influential family जिधर आपके एक काफी ज्यादा बिजनेस है, आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हुआ हुआ था before you entered the The industry. ecosystem was there. Ecosystem was there. But आपको as when you entered this, आपका क्या एक्सपोजर रहा? और आपसे पर्टिनेंट सवाल ये, एक तो आप ये करिएगा, सेकंड पर्टिनेंट सवाल इसी से जुड़ता हुआ यही है कि जो नया बिजनेसमैन आता है वो इन सब चीज़ों से कैसे बच सकता है, और अगर बच नहीं सकता तो क्या ऑल्टरनेट इस्तेमाल कर सकता है? So I mean it is a very sad thing कि यार हम ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान में, बट पाकिस्तानी जो है वो मेरे ख्याल में उसकी चमड़ी स्ट्रांग हो गई है अब ये सब बिल्कुल। चीज़ें देख के. एंड साथ साथ में मसला ये भी है आजकल के दौर में कि जो नया इंडिविजुअल आ रहा है, इंडस्ट्री तो दूर की बात है, वो इंडस्ट्री लगाने की सोच ही नहीं सकता. Because the systems, the rules, the SOPs of the government has become so stringent
कि आज आप इंडस्ट्री आज के दौर में नहीं लगा सकते, और अगर आप लगा लोगे अच्छी तो वो आप उतने पैसे नहीं बना सकते, वो आउटकम उसका ओवरकम नहीं है इतना। तो पैसे क्यों नहीं बना सकते? क्या पैसे इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि बेसिक यूटिलिटीज महंगी हो गई। आज टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान में क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि बेसिक यूटिलिटीज नहीं है, कॉटन नहीं है, चाइना से हम आज कम्पीट नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी चाइना से मंगा के यहाँ पे प्रोड्यूस करके दे रहे अच्छा, हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक्सपोर्ट के लिए कम से कम है हमारी दूसरी दुनिया के मुकाबले में। आप चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, दूसरे मुल्कों को देख लें, तो जब तक हमारा वो नहीं बढ़ेगा ये गाड़ी आगे तो नहीं चल पाएगी। सो आई मीन इट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। हमारे यहाँ इनिशियली लास्ट 1 ईयर के अंदर क्या हुआ आपने देखा होगा, इंटरेस्ट रेट्स स्काई रॉकेटेड। एब्सोल्युटली, या किसी को फाइनेंसिंग करानी है, इतना तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है प्रोडक्ट के अंदर जितना आप बैंकों को दे रहे हो। बैंकों को दे रहे हैं। तो अगर अब वो काइबोर प्लस 1-2% पे ले रहा है 22-23%, और क्या करा होगा उसने, तबाही हो गई। तो द होल इंडस्ट्री स्टार्टेड टू कोलैप्स, एंड देन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री और द पीपल हु आर एक्सपोर्टिंग दे सेड कि यार चलो आपने इलेक्ट्रिसिटी रेट भी बढ़ा रहे थे कंटिन्यूसली, आपकी यूटिलिटीज महंगी हो रही थी, मिनिमम वेज रेट भी बढ़ रहा था। उन्होंने कहा यार हमने कस्टमर को जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर है वो तो लॉक कर दिए हैं। सो व्हाट हैपेंड वाज दे एक्सपेक्टेड कि यार डॉलर बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट ने डॉलर भी कंट्रोल करके रखा है। तो हर दोनों साइड से गला दबा दिया आपने इंडस्ट्रियलिस्ट का, और इंडस्ट्रियलिस्ट एंड में उसकी सांस रुक गई, उसने बोला बंद करो यार मैं घर जा रहा हूँ, सब चीज तो छोड़ दी मैं। जब भी आप कह भी रहे थे कि काफी सारी जो है चीजें बंद भी हुई बंद हो गई। सो बंद इसलिए तो हुई, और आप फिर किसको रूम दे रहे हो? आप अपने दूसरे नेबरिंग कंट्रीज को रूम दे रहे हो, उनकी मार्केट ग्रो हो रही है, तो नेबरिंग कंट्रीज विल ग्रो। Pakistan has a huge potential in different sectors, especially textile, agriculture, but उसको सही तरीके से utilize करें। So ये जैसी ये तैयब ने बताया कि red tape है ना, that is the key word कि यार इसको अगर इन्हें resolve कर दिया, so this country can do miracles। मैं कहता हूँ ये सारे जितने भी dead set है ना, ये सब क्लियर ऑफ हो जाएंगे क्योंकि इतना पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर। But with the current situation, you're saying कि it's not possible to set up an industry with somebody who's coming as a newcomer. So for the next 3 to 5 years, I don't see any potential in putting up an industry because उसकी ROI नहीं बनेगी। Unless and until it's an international company coming in from a different country जो कहता है कि मैं 5 साल बर्न करूंगा और उसके बाद पैसे बनाऊंगा तो बन जाए, अगर वैसे कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो सबसे मेजर अगर हम पहला प्रॉब्लम ले ले, that's energy cost. Energy cost has become very high. So if you see अब जो गैस का रेट है over the past 2 years it has increased by more than 100%. So if अगर कोई गैस से बिजली बना रहा है तो अगर 100% का इंक्रीज है तो क्या होगा? बिजली का रेट देख लेना, आप लोगों ने आपके घरों के बिल कैसे आने स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग को आइडिया होगा। हम सब इस चीज से गुजर रहे हैं, ये तो एक कॉमन तकलीफ है जिससे हम इतनी तेजी से आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से बिजली का बिल बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही एक आम आदमी क्या करेगा? उसको अपने घर के 3 वक्त का खाना खाना है, उसको बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, उसको ये बिजली के गैस के बिल भरने हैं, बचेगा क्या? कुछ नहीं। आप जितना भी बिजनेसेस भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप अनाउंस कर देते हो बड़े अच्छा लगता है कि यार मिनिमम वेज रेट बढ़ गई, मगर बाकी चीजें भी आपने बढ़ा दी। सो आप सोचें आज से 2 साल पहले जिस बंदे की तनख्वाह फॉर सपोज 20,000 रुपए थी, 25,000 रुपए थी, वो उतनी ग्रोसरी ले रहा था, और आज उसकी 35-40,000 रुपए पे भी उतनी ग्रोसरी आ रही है जितनी पहले आ रही थी, तो सब चीजें महंगी हो गई। तो पैसे बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? इट्स जस्ट अ माइंड गेम। पर इंटरेस्ट रेट अभी रिसेंटली नीचे आया, सिंगल डिजिट में भी जाने वाला है, होपफुली दैट वुड बी इट्स अ ड्रीम, यस इट्स अ ड्रीम। अच्छा, अब हम Inshallah आईटी it पे will भी go बात down करना and चाहेंगे। but the dollar will increase obviously, so be prepared for that। so are we अच्छा, you think so? अच्छा, you Yes. think कि डॉलर इंक्रीज होगा अगर आपका? डेफिनेटली देखें, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कहीं ना कहीं से डॉलर 6-7 रुपए तो मुझे नजर आ रहा है इन फ्यूचर बढ़ जाएगा। And that's this near future, this I think the 2025 only way to find out is 6 months. wait and Yes, see. wait and see. अगर ये प्रेडिक्शन सही निकलती है तो फिर हम इनको मान जाएंगे कि ये वाकई Business अच्छे analyst हैं ये। डॉलर विल इंक्रीज, डेफिनेटली विल इंक्रीज, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा कहाँ से हमारे अब इस वक्त आप ये देखें कि हमारे पास हमारे रिजर्व्स में पैसे कितने हैं, और जिस हिसाब से इंपोर्ट हो रही है तो जा कितना रहा है, और एक्सपोर्ट हो रही है उससे आ कितना रहा है। सो हमारी इंपोर्ट्स आर मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स। करीम, ये भी बताएं, अब हम जरा आईटी सेक्टर पे भी बात करते हैं। आप माशाल्लाह उसमें भी काम करते हैं, बिग शॉट टेक्नोलॉजी के नाम से आपकी कंपनी है। सो ये इंटरनेट को लेकर खैर हम उस पर भी बात करेंगे, बट पहले आप ये बताएं कि आईटी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में क्या रोल है, कितना रोल है अभी पाकिस्तान में? इट्स अ वेरी बिग रोल। अभी प्रॉब्लम देखें, अभी ये वही लास्ट 1 ईयर के अंदर इंटरनेट का इतना बड़ा इटसेल्फ इशू आ गया, आपने खुद
ओपनिंग में ही कहा कि शार्क ये ने इस खा पे हम लिया। डिटेल में बात करेंगे, बट पहले हम एक्सपोर्ट पे बात करना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट में हम एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी मार्केट है फॉर सॉफ्टवेयर हाउसेस। सो आई मीन इफ समबडी हैज डेवलप्ड अ गुड सॉफ्टवेयर, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ, ज़बरदस्त एआई टेक्नोलॉजी पे भी काम होने स्टार्ट हो गया है। सॉफ्टवेयर हाउसेस ने दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी बनाए हैं, वेदर इट्स एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, सैस बेस्ड मॉडल्स, वो सारे बन रहे हैं और ये सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक्सपोर्ट पे आई बिलीव ये जो मॉडल जब जाके सेल होते हैं, वेदर इट्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड, तो आपको रिकरिंग इनकमिंग जनरेट होने स्टार्ट हो जाती है। इट्स ईदर इट्स इन यूएसडी, Right. एईडी और वॉट एवर करेंसी दे आर सेलिंग इन। तो उससे दो फायदे हैं, एक तो पाकिस्तान में फॉरेक्स आने स्टार्ट हो गया, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो आईटी सेक्टर में इतने जो लोग बैठे हुए हैं उनको मौका मिलेगा जॉब का, एंड दे विल क्रिएट अ बिगर और बेटर प्रोजेक्ट। आई मीन एक स्टैट ये भी है कि आईटी के जो है 300,000 प्रोफेशनल्स एवरी ईयर आर एंटरिंग इनटू दिस प्रोफेशन इन पाकिस्तान। और अब एक ये हमारे यहाँ एक ये अलमिया है कि यहाँ जब इंटरनेट की वजह से अब नाउ पीपल स्टार्ट मूविंग अब्रॉड, सो अब अपनी ऑफिसेज दुबई में खोल रहे हैं बिकॉज कहते हैं कि यार सेंट्रलाइज हो जाए। हाँ, सो बिल्कुल। द गवर्नमेंट हैज टू रियलाइज दिस कि यार आप देखो जो बंदा कमा के दे रहा है ना इस वक्त, एंड ऑफ द डे वो खुद भी कमा रहा है लेकिन मुल्क में पैसा आ रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट नाउ। हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को बड़ा करें। वी शुड गिव अ प्लेटफॉर्म टू एवरी इंडिविजुअल हु वांट्स टू स्टार्ट अप हिज और हर बिजनेस एंड लेट देम ग्रो, because if they grow we all grow, the country will Digital grow. connectivity is the first, I think now has become a basic requirement for Basic any requirement, business, any right? business. तो इंटरनेट की जब हम बात अभी कर ही रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा देते हैं। हाँ तैयब, Yes, exactly. कि तो- इंटरनेट के बारे में आप हमें जरा थोड़ा तैयब सा पूछिए बताएं इनसे। हम लोगों को सबसे पहले सबसे मेजर जो सब एवरीबडी वांट्स टू नो, बट बिफोर आई आस्क दिस मेजर सवाल, unfortunately It's time to take another Take break. another break. Another We'll break. take a short break and we'll then be, we'll come back to this very interesting question. Stay with us. वेलकम बैक। सो आपसे करीम, सबसे चूंकि आप आईटी स्पेस में काफ़ी काम करते हैं, सबसे बड़ा सवाल कि आजकल हमने देखा है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी काफ़ी स्लो हो गई, बंदिश चल रही है, 4G तक काम नहीं कर रहे हैं, आपके इंटरनेट का मोबाइल नेटवर्क भी नहीं काम कर रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ा इशू फायरवॉल का है। क्या फायरवॉल एक इम्पेंडिंग डूम है? क्या हम समझते हैं कि ये बना रहे हैं जो फायरवॉल, क्या ये हमारे लिए अच्छा है या ये खतरे की घंटी इसके है? फायदे क्या नुकसान है कुछ? देखिए फायदे और नुकसान दोनों हैं। इट्स जस्ट दैट कि अगर यू स्टार्ट, लगा सो सॉरी, हाँ, आप हमें पहले बताएंगे फायरवॉल क्या है? मेरे जैसे बंदे को तो पता ही नहीं है। फायरवॉल इज बेसिकली, आप समझें कि आपको एक कंटेंट अगर नेट से आपको एक चीज डेटा आ रहा है आपके पास, वो चाहते हैं कि आपको ना दिखाएं, उसको ब्लॉक कर दें उससे पहले ही। So that is what the firewall does. It's like blocking of the content to the end viewer. So what content do they want us to, do they not want us to see? I So- mean besides the जो एक Now अब whatever they want. So example, basic example लेते हैं. I don't want to quote anybody. आपका social media. right, हर बंदे को YouTube यूज करना है। आज अगर if the government does not want people to see YouTube, they'll just block it. So आप जब YouTube खोलेंगे तो वो पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं होगा। Similarly But एक ये कुछ जमाने अर्सा पहले में पाकिस्तान में हुआ भी था, राइट? हुआ भी था, इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। हाँ। सो अब जितना भी कंटेंट, और दूसरा ये है कि अब आपके व्हाट्सएप पे कितना डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है बैक एंड फोर्थ, उसमें कुछ चेक करना है, उसके अंदर कोई लिमिटेशंस है, कोई चीज़ फॉरवर्ड ना हो, चेक हो, वो सारी चीज़ें। आपका फेसबुक, इंस्टा में जो आप लोग WhatsApp end to पोस्ट end कर रहे हैं, encrypted नहीं अपलोड होता? कर रहे हैं, हाँ WhatsApp end to end encrypted नहीं होता जो हमें बताया जाता है? क्योंकि ये तो हमें बताया जाता है जी end to end एंड encrypted टू है। एंड इनक्रिप्टेड है, बट जो डेटा पास हो रहा है वो इसीलिए तो लगाया है, ये जो टेक्नोलॉजी लगी इसलिए कि ताकि आपको पता ना चले और पीछे से चीजें चेक हो। That's why Accessibility things- मिल जाए। हाँ, स्लो। अब ये ऑडियो वीडियो, ये दो चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। सो एट टाइम्स अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, डेटा आपका जो मैसेज है वो तो इंक्रिप्टेड है, फौरन आता है, लेकिन आपकी ऑडियो नोट को आपको डाउनलोड Voice करने note में, आपका वॉइस नोट बहुत सेंड time करने में लग वो रहा था। टाइम लगता है, या फिर वीडियो को या इमेजेस को। अब ऐसा नहीं है, अब वापस मेरे ख्याल में पेस पे आ गया, लेकिन ओवरऑल नेट स्लो हो गया। सो नेट स्लो हो गया तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बिजनेसेस विल बी एक्सपेक्टिंग 300 मिलियन
rupees loss, maybe more. बिकॉज देखिए हमारे यहाँ जो रुपीज नहीं एक्चुअली डॉलर्स डॉलर्स Dollars. Oh my God. सो आई मीन अब नाउ द थिंग इज एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल उनके लिए वो क्या लॉस है? उनके लिए लॉस ये है कि भाई मैं यूट्यूब पे नहीं जा सक रहा, मैं टिकटॉक पे वीडियो नहीं डाल सक रहा या देख सक रहा, वो स्पीड स्लो हो गई. बट कंपनीज लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेज, उनका प्रॉब्लम ये है कि मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, मैं उस डेटा को अपलोड कैसे करूँ. वो जब स्पीड स्लो हो जाती है डेटा की ओवरऑल ट्रांसमिटिंग ऑफ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ डेटा, Yeah. वो एक हमारे लिए बॉटलनेक बन जाता है. और फिर ये सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या प्लान करते हैं कि यार चलो मेरा एक सर्टेन कस्टमर बन गया, मेरा एक प्रोडक्ट बन गया, चलो यार एक मैं बाहर ऑफशोर कंपनी खोलता हूँ, दुबई में जाता हूँ, दुबई में सेटअप करता हूँ, 2 बंदे लगाता हूँ, यहाँ से मैं चीज़ बनाऊँ, वहाँ पे मैं सब चीज़ें, और फिर क्या होगा, वो रेवेन्यू सारा उधर चले जाएगा. वंस द रेवेन्यू इज आउटसाइड देन देयर इज नो यूज ऑफ वर्किंग इन पाकिस्तान. जो बहुत सारी स्मॉल कंपनीज, स्टार्टअप्स, इवन फ्रीलांसर्स जो बहुत डिपेंड करते हैं ऑनलाइन कनेक्टिविटी पे, बिल्कुल. ये काफ़ी अरसे से ये एक लॉस सफ़र कर रहे हैं. जैसे जो बच्चे फाइवर पे काम कर रहे थे या इस तरह की जितने सॉफ्टवेयर्स हैं राइट. सो हाँ, वर्क फ्रॉम होम बहुत से लोग करते हैं अभी भी, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग. अगर उनको नेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिलेगी तो वो फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे? एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. फॉर सम टाइम, जब तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाए. बट ऑब्वियसली एटलीस्ट जब तक घर में अमेजोन और नेटफ्लिक्स चल रहा है तब तक प्रॉब्लम नहीं है. बट फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, देखें ये सॉफ्टवेयर हाउसेस को, आईटी कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम्स है, डेटा ट्रांसमिटिंग, डेटा अपलोडिंग, कोडिंग. बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल है ना, वो अपनी बेसिक नेसेसिटी चाहता है कि यार मेरा जो सोशल मीडिया है वो सही चले. अब अगर वो भी स्लो हो जाएगा ना तो फिर आई थिंक पीपल विल स्टार्ट लूजिंग होप. पर आपकी कंपनी ने भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट आया. इम्पैक्ट डेफिनेटली आया है, इम्पैक्ट इज देयर. सो लॉस इन रेवेन्यू के तौर पे इम्पैक्ट आया है या काम के हर चीज़? रेवेन्यू, यस रेवेन्यू, बिकॉज जो देखें जो काम हमारे पास बाहर से आउटसोर्स होता है तो वो eventually if we don't deliver on the deadlines, or if I give a deadline longer than what somebody is expecting, तो automatically वो order cut होने शुरू हो जाते हैं. वो आपको उस वक्त नहीं पता चलता, ये slowly and gradually over the period of time you see कि यार your sales have started to reduce, and obviously sales जब reduce होने start होगी तो हम कहेंगे इतना मैन पावर रख के क्या करना है. Of course. So पूरा it's a chain. Yeah. So मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि if the government tries to support these industries, they can generate a hell lot of revenue for the country itself and things can get better. But yes, इन्हीं से लेना भी है और मईशत भी चलानी है. So मगर एक जगह से नहीं लेना चाहिए. There should be multiple avenues. एक पे ही सारा प्रेशर नहीं होना चाहिए. आपने विदहोल्डिंग टैक्स भी लगाया है, आपने इनकम टैक्स भी लगाया है, आपने सेल्स टैक्स भी लगाया है, आपने 10 किस्म के अलग डिपार्टमेंट भी भेजे हैं. तो वो इंडस्ट्री वाला कहता है देखें कोई बंदा अपनी जेब से पैसे नहीं देगा. राइट. So अगर आप भी अपना ब्रांड खोलेंगे ना कल, तो you will expect that you make certain amount of money as a profit. Absolutely. और maybe you at the end of the month खराब महीना गया, ब्रेक इवन में किसी महीने लॉस हुआ, लेकिन अगर आप 1 साल तक लॉस करोगे तो आप बोलोगे धंधा बंद करो, कुछ और काम करते हैं, Obviously. and I'm better off. या जैसे 1 साल पहले, आज से 6 महीने पहले लोग कहते हैं यार ये बिजनेस बंद करो, बहुत लॉस है, बैंक में पैसे डालो, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है. हाँ बिल्कुल. जो अब उसके अंदर इस्लामिक नॉन इस्लामिक का आता है. कोई इस्लामिक बैंक में रखता है, कोई नॉन इस्लामिक में रखता है. कोई कहता है कि यार चलो छोड़ो म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, बहुत ज्यादा होता. तो एवरीबडी हैज इट्स ओन आइडियोलॉजी एंड स्ट्रेटजी. व्हाई हैसल डूइंग अ बिजनेस जब आपको पैसे ही नहीं बन रहे? तो एंड रिजल्ट तो देखें, एंड में इकोनॉमी तो कोलैप्स होगी ना यार. बंदा तो जॉबलेस है. हाँ बिल्कुल. वो जॉबलेस बंदे को कहाँ नौकरी मिलेगी? राइट. it's all very unfortunate. But अब करीम जरा थोड़ा सा सवाल करते हैं, आपका जो लेटेस्ट वेंचर है शार्क टैंक, आप हमें बताएं कि आप इस शो का हिस्सा कैसे बने और आपको क्या चीज़ अपील करी that made you think कि जी मुझे ये करना है and I want to be a shark in this show. So, and आप sorry इसका सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको इसका आगे फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? So I mean Shark Tank for me was like an amazing experience because first of all जब इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, कॉल किया, I couldn't believe it because Shark Tank was one of those shows जो हम देखते हुए आ रहे थे over the period of time. Yeah. And we were inspired by the Shark Tank USA और Shark Tank अभी इंडिया में भी आया तो बहुत से लोग वो भी देखते हैं. So हमने कहा यार ये चीज़ पाकिस्तान में आ रही है, क्या ये पहली बार आ रही है, नहीं आ रही? Because the owners, Sony Entertainment, Sony owns this main venture. Right. तो they said नहीं, we shortlisted you as one of the sharks on the show and मैंने कहा ठीक है. I couldn't believe it. मैंने कहा यार शायद होता है ना हॉक्स आपको कोई फोन करके अप्रैल फूल You didn't believe it. I didn't believe it. मैंने कहा Okay. ठीक है चलो सही है. And then it literally happened 6 months down the line. Then it started to happen. Things started to roll. They said ये होगा, इस तरह होगा, हम शूट करेंगे. And then the training and everything.
सो इससे एक जो मेजर बेनिफिट है ना, द ऑडियंस, द पाकिस्तानी मार्केट, उनको सीखने को बहुत मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं, आइडिया कैसे पिच करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे गैदर करते हैं। और जहाँ हमारे जैसे मुल्क में जहाँ इतनी डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी और स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो एक बंदे जो लूज कर गया है अपनी होप, उसके पास एक ये उम्मीद की किरण है कि यार मैं कम से कम अपना आइडिया लेके जाऊंगा तो मैं रियल किसी इन्वेस्टर से मिलूंगा जो मेरे पे पैसे लगाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक कनेक्शन था टू द एंड पिक्चर, द स्टार्टअप, कि यार मेरे ब्रांड पे पैसे लगेंगे, द होल कंट्री विल सी मी एंड आई विल गेट सेल्स। तो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, पर्टिकुलरली फॉर द स्टार्टअप्स। और पाकिस्तान में माशाल्लाह दे हैव गॉट अमेजिंग टैलेंट। मैंने लिटरली मतलब आई हैव विजिटेड सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स। यूनिवर्सिटीज़ में भी गया हूँ मैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स पे भी गया हूँ। इंक्यूबेशन सेंटर्स आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब टू मेक देम गो बिग बिकॉज दे गिविंग देम अ फैसिलिटी जहाँ पे वो अपना बिजनेस बना सकते हैं और उनको स्पेस मिलती है एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक जहाँ ये अपना बिजनेस को ग्रो करे। तो आई बिलीव पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लोगों को इंस्पायर करेगा टू स्टार्ट अप देयर ओन जर्नी। तो आप हमें बता रहे थे कि आपका फर्स्ट सीजन रैप अप हो गया। हाँ, रैप अप। उसमें से कोई एनी सक्सेस स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर विद अस? सो आई मीन देयर आर मेनी। हमने बहुत से बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया एंड बहुत से बिजनेसेस अभी ड्यू डिलिजेंस फेज में ही होंगे जिनके पेमेंट फंड्स नहीं गए लेकिन उनकी सेल्स ग्रो हो गई। देखिए आपने पर्सनली इन्वेस्ट किया है कुछ बिजनेसेस में? बिल्कुल, एक में, दो में, तीन में, व्हाट? हाँ, so I also invested in few businesses. अच्छा। It's just that कि अभी ड्यू डिलिजेंस कुछ की चल रही है, कुछ को हमने ऑनगोइंग कर दिया, बट ये है कि इतने अच्छे आइडियाज हैं एंड they have got the passion to do something. So as an individual investor, what I look at someone is कि यार मैं पैसे लगा रहा हूँ तो उसके पैशन पे लगाएं, क्योंकि आइडिया तो आज आपने कपड़े बनाने शुरू किए, कल कोई और बनाने स्टार्ट कर देगा। तो यूएसपी क्या है? इट्स योर पैशन एंड करेज टू डू समथिंग एंड डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो हम पैसे also like-minded people who actually believe in each other, trust, believe एक दूसरे की क्रिएटिविटी बहुत को मैटर करता है। और आई थिंक एक लुक्रेटिव बिजनेस को समझते हुए आगे बढ़े। इसी से रिलेटेड हमें एक न्यूज़ मिली थी, हम सबने देखी पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स आप तो समझ ही गए होंगे कि भाई हमें न्यूज़ में पता चला कि इस शो में कुछ गेस्ट ऐसे आए थे जिन्होंने अपनी कंपनी को ओवर इवैल्यूएट किया, जिसकी वजह से वो एफबीआर के रडार में आ गए। तो यू थिंक दिस वाज अ राइट मूव, लाइक एफबीआर ने इसको सही इन्वेस्टिगेट किया या ये ओवरप्लेड? पाकिस्तान में इतने बिजनेसेस हैं एंड आई बिलीव आई हैव सीन सो मेनी बिजनेसेस जो कहते हैं हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन उनका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है। वी स्टिल अ ग्रोइंग कंट्री, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सो वी नीड टू एड्रेस दैट फर्स्ट कि यार ये प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन उनको अच्छे तरीके से सुधार लो। उनसे आप अच्छे तरीके से बात करें, उनको समझाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है किस तरह काम करना है। सो वो अब एजुकेशन हम कैसे देंगे? थ्रू दिस टाइप ऑफ शोज हम लोगों को सिखाएंगे, मेंटोरशिप देंगे। बीइंग अ राइट मेंटोर इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ ब्रांडिंग एंड प्रोसेसिंग होती है। व्हेन द गेस्ट कम ओवर, ये ओवर इवैल्यूएशन, क्या उससे पहले कोई ब्रीफिंग नहीं होती कि एनीबॉडी कैन कम एंड से कि अच्छा जी हमारी कंपनी इतने मिलियन और 300 करोड़ की है तो जी चले where you coming from? तो there is no briefing before that? नहीं, there is a briefing. So जो भी ड्यू डिलिजेंस होती है इनको शॉर्ट लिस्टिंग की, वो हम नहीं करते। नॉट द शार्क्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन दैट, क्योंकि दिस इज अ रियलिटी बिजनेस शो। सो हमारे सामने जो भी आता है वो फर्स्ट टाइम आता है। हमें इवन मिलने की इजाजत भी नहीं होती कि एक स्टूडियो उनके लिए बना हुआ है जो स्टार्टअप्स के लिए जो पिच करने आ रहा है, और एक स्टूडियो हम शार्क्स के लिए होता है, एंड वी आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर देयर स्टूडियो। तो उनका खाना पीना उधर ही होता है, उनकी जब बारी आती है तो वो उधर से ही पीछे से आते हैं और हमारा इस साइड पे होता है। हम ये हमारे शो के SOPs हैं। Is this a standard practice everywhere? Everywhere, all around the world. So वो इंटरनेशनल शो है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। हाँ, अब जो इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग्स होती हैं वो देयर आर डन बाय द प्रोडक्शन टीम, वो करते हैं। बट यस, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है और टीम भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी लोगों को इस तरह के वैल्यूएट की, तो उनको भी आइडिया नहीं। अब एक अंकल आएंगे बिल्कुल सीरियस माहौल में, मैं तो मेरे अब्बा की उम्र के, मैं तो नहीं समझूंगा कि मुझे झूठ बोलेगा यार। It was very interesting. लेकिन अगर 300 करोड़ रुपए दे रहा है तो मुझे भी नौकरी पे रख ले यार, अगर इसके पास हैं इतने पैसे। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि 300 करोड़ के बदले में 2 या 3% इक्विटी ऑफर कर रहे थे। That's stupidity. Which is I think brilliant because I think he came हमें तो हमारी नेबर से इतनी क्रिटिसिज्म मिली। तो मल्टीनेशनल भी आजकल इतनी सेल नहीं कर रहा पाकिस्तान में। अगर इतनी सेलें हैं तो वही हमें भी बताएं,
और आप शो में आ रहे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो वेग सी, मे बी इट वाज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। अच्छा ये जैसे मैंने कहा अर्लियर कि कुछ कंपनीज ने ओवर इवैल्यूएट किया एफबीआर का इन्वेस्टिगेशन, डू यू थिंक इट वाज द राइट स्टेप फॉर एफबीआर या ओवरप्लेड था आई थोड़ा थिंक सा? एफबीआर ने किया भी नहीं, इट्स जस्ट अ फॉल्स होप, सच्ची न्यूज़ नहीं है ये? सच्ची न्यूज़ नहीं है, क्योंकि देखें एफबीआर उनको कांटेक्ट करेगा, डेफिनेटली किया भी जिनका, Okay. मगर इस तरह की कंपनीज को नहीं करेगा, उनको भी पता है यार कि ये क्या बेच रहे हैं क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ तो नहीं है यार। तो ये वो न्यूज़ तो नहीं थी जो बता दी गई कि थोड़ा सा पब्लिसिटी हो जाए? सो पब्लिसिटी हमने नहीं की, बेसिकली जिसने कोशिश की इस तरह की अफवाह उड़ाने की, वो अपनी पब्लिसिटी कर रहा था इसका एक तरह कुछ से। नेगेटिव इम्पैक्ट आगे वाले सीजन पे भी आ सकता है। और यू नो, Yeah. ऑल जोक्स असाइड, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, इस स्टंट की वजह से आपके शो और दूसरे और शोज, डेयर आई से हमारा अपना शो भी, या बिजनेसमैन और दूसरे और जो आपके इन्फ्लुएंशियल बिजनेस सेलिब्रिटीज हैं, अब वो शो पे आना नहीं पसंद करते, डरते हैं, बोलते जी अगर हम रेडार पे आ गए अनफॉर्चुनेटली हमें भी हम उस तरह के रेडार पे आ जाएंगे, हमें अननेसेसरीली अथॉरिटीज हरास कर बिल्कुल, सकती हैं। definitely. अच्छा ऐसा नहीं होगा, आई एम श्योर अथॉरिटीज ऐसा काम नहीं करती, मगर अब उनके एक डर बैठ गया है। देखिए डर और लेकिन खौफ सबसे तो अच्छी सब बात है। ये है कि करीम आज आ गए हैं आ गया हाँ, तो है। आई एम श्योर बगैर हेजिटेशन के, तो ये एक प्रूफ है कि जो आना चाहते हैं वो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, जिसको आना है वो आएगा। और देखें आपने घर से कारोबार स्टार्ट किया, आज आपका बिजनेस ग्रो हो गया है, और कल को एफबीआर आपके पास आ जाती है, भाई आप टैक्स नहीं भर रहे, तो भाई आपको तो पता ही नहीं है, आपने तो घर से होम बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल। सो उनको एजुकेट करना भी हमारा ही फर्ज बनता है एज अ गवर्नमेंट Education ऑर्गेनाइजेशन, is एज अ the डिपार्टमेंट, most इज द important मोस्ट step. इम्पोर्टेंट स्टेप। तो आप अपने लोगों को लीनियंसी के साथ पहले सिखाएं। उनको आप जब टैक्स नेट में ले आएंगे, आप उनको समझाएंगे, बट वो आ कौन जाएंगे। सिखाएगा? कौन डिपार्टमेंट, द गवर्नमेंट्स, द पीपल। सो इसी वजह से ये शार्क टैंक पाकिस्तान भी आया है कि दे आर एजुकेटिंग द नेशन ऑन हाउ टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस और हाउ टू ग्रो देयर ओन बिजनेस। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिधर ये आ सकते हैं, जहाँ से इन्वेस्ट भी सिक्योर कर सकते हैं, जहाँ से मेंटोरशिप भी ले सकते हैं, और जहाँ से अपना बिजनेस भी ग्रो कर कितने सकते हैं। टोटल यहाँ से बिजनेसेस स्टार्ट So हुए? there were 96 pitches that was shown to us अच्छा, on screen, and out of उसके 96 48 को इन्वेस्टमेंट मिली। So you can imagine the तो percentage. 50% चांस है, like which is 50%. big. That's brilliant. So that's something amazing. So आप समझ सकते हैं कैसा टैलेंट आया होगा हमारे पास कि हमने 48 लोगों में इन्वेस्ट किया। नहीं, एब्सोल्युटली, अब तो मुझे सारी एपिसोड्स देखनी पड़ेंगी। Right, Kareem, हमारे पास इतने सवाल आते हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे, and we're so enjoying your company. There's so much to learn from you, and we learned so much from you. Yeah, we So may thank you have. for being a part of our show, and hopefully इंशाल्लाह हम आपको next time भी बुलाएं, ताकि जो सवालात रह गए हैं वो भी आपसे हम कर सकें। बस जाते जाते आपने एक बात सिर्फ शॉर्ट में हमें ज़रूर बतानी है, which we would like to share it with our audience, कि आपकी फ्यूचर में लेगेसी क्या आप चाहते हो, कि कैसे लोग आपको याद करें और आप कैसे जाने जाओ? Give us नहीं देखिए, ये तो अब इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल वो खुद की तारीफ खुद करने वाली बात होगी। मैं तो चाहूंगा कि कोशिश सामने करें वाला कम खुद करें और थोड़ी सी सच्ची बात कर दें। नहीं, सच्ची बात क्या, देखिए वी आर ट्राइंग टू एजुकेट द नेशन, वी आर ट्राइंग टू गिव अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू द एंड कंज्यूमर। मेरे फैमिली बैकग्राउंड ही था कि डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, इसी वजह से माय ग्रेट ग्रैंडफादर ही केम टू पाकिस्तान, माय ग्रैंडफादर सेट अप सो मेनी इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, जो क्योंकि पाकिस्तान के लिए करना था, तो पाकिस्तान के लिए किया। अब हम भी आए हैं, हम भी पाकिस्तान के But लिए ही कर Kareem, रहे हैं। one sentence, आगे फ्यूचर, लेट्स से 50, अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, जिंदगी दे। बट आगे फ्यूचर में करीम तेली को हम कैसे याद करेंगे? आप कैसे याद करवाना चाहते हैं, या कैसे अपनी हिस्ट्री लेगेसी क्या छोड़ना चाहते हैं? I mean, history legacy is to be a great entrepreneur and help as many people as I can throughout my journey. Because देखें, सिखाने से Educate बंदा people. सीखेगा, educate people। अगर मैं अपनी नॉलेज किसी को सिखा दूंगा और उससे कोई और ग्रो होगा, तो इवेंचुअली हम सब ग्रो होंगे। अक्सर हमारे यहाँ माइंडसेट ये होता है, भाई मुझे पता है सब कुछ, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। मेरा But you want people बट to मैं remember- चाहता हूँ कि मैं लोगों को सिखा के जाऊँ, ताकि वो आगे कुछ अपना काम करें, या जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग अप हिज और हर बिजनेस। इट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं, जब कोई बंदा किसी मैनेजर को हायर करता है, वो उसकी कैपेबिलिटीज पे हायर करता है, तो वो मैनेजर विल एक्ट लाइक एन ओनर। So he or she should act like an owner, act like an individual who can take ownership of that business and run the company. That's how they will also grow. That's how you want to be remembered. Thank you that's so right. much. Thank you so much. Thank you so much for Kareem. being a part of this show. Well, we have come to the end of the episode. I hope आप इस episode से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, और हम थोड़ा बहुत educate भी कर पाएंगे आपको. Till the next episode, we must take a leave now. Thank you very much. Allah Hafiz.